नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। जी हां, टैक्स पाठशाला में आपका स्वागत है। यूं तो यह सीजन अक्टूबर का महीना और सितंबर का महीना और नवंबर का महीना, ये जो सीजन है, ये सीजन के 3 महीने टैक्स के 3 खास महीने माने जाते हैं। और यहां पर एक्सरसाइजेस शुरू हो जाती हैं सभी की कि अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, जीएसटी की रिटर्न फाइल करनी है, टैक्स को क्लेम करना है। टैक्स के लिए सीए के पास लाइन लगनी शुरू हो जाती है, सीए के पास सर खुजाने तक का समय नहीं मिल पाता। साथ ही साथ कारोबारियों को भी ये टेंशन सताने लगती है कि टैक्स का सीजन शुरू हो गया है, पता नहीं कौन कौन से टैक्स इसके बीच में लगेंगे और कौन कौन से टैक्स का उनको रिबेट मिलेगा और कौन कौन से टैक्स को कहां कहां से वो बचा सकते हैं। ये सारी एक्सरसाइजेस, ये सारी जद्दोजहद इन 3-4 महीनों के अंदर बहुत तेज हो जाती हैं। यूं तो सारा साल चलती हैं, कारोबारी कभी टिक करके नहीं बैठ सकते क्योंकि उनको ये रहता है कि टैक्स कहां से बचाया जाए। लेकिन आफत तब और गले पड़ जाती है जब कोई नया टैक्स, जी हां, जब कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस हो जाता है। 1 अक्टूबर से नया टैक्स इंट्रोड्यूस हो गया है। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? जी हां, मैं बात कर रहा हूं टैक्स कलेक्शन एट सोर्स की, यानी कि टीसीएस की। ये टीसीएस क्या है? टीसीएस में क्या है खास? इसमें कौन कौन से पेज हैं जिनका आपको ध्यान में रखना है? कैसे क्लेम किया जा सकता है, या फिर ये आपके लिए एक एक्सपेंडिचर है? इन सारी बातों का जवाब लेकर के इस समय पर मेरे साथ टैक्स गुरु, जी हां, टैक्स गुरु विष्णु अग्रवाल मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। विष्णु जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। विष्णु जी, यूं तो सारा साल टैक्स के लिए उसकी सोच के ऊपर पे, चाहे वो नौकरी पेशा आदमी है, चाहे कारोबारी है, चाहे उसको किसी थर्ड सोर्स से इनकम आ रही है, कोई विदेश से पैसा आ रहा है, कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, इस सारे के बीच में टैक्स जो है, टैक्स बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है। और यहां पर सबकी सांसें हैं वो फूलने लगती हैं। फिर दरवाजा खटखटाया जाता है सीए का कि जी कहां से टैक्स को बचाया जा सकता है। हालांकि टैक्स को चोरी करना गुनाह है, लेकिन टैक्स को बचाना, मुझे लगता है कि यह शायद गुनाह नहीं है। और टैक्स अगर आप बचा सकते हैं तो उसको बचाना चाहिए। अगर आपको यह पता है कि हमने ये खर्च किया है और इसका क्लेम हम ले सकते हैं, तो उसका क्लेम लेकर के टैक्स की सेविंग जरूर करनी चाहिए। लेकिन आज की जो विशेष क्लासरूम लगी है वो है टीसीएस पे। टैक्स कलेक्शन सोर्स के बारे में सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि टैक्स कलेक्शन सोर्स है क्या। छोटे विक्रेताओं से मेरी कईयों से बातचीत हुई, वो थोड़ा सा इसके ऊपर कंफ्यूज थे। जो बड़े ट्रेडर्स थे, जिनकी होलसेल के बीच के अंदर में करीब 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की टर्नओवर है, वो कंफ्यूज हैं। जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं वो कंफ्यूज हैं कि ये अब विदेश में मेरा बच्चा पढ़ रहा है, उसकी फीस जाएगी, फीस के ऊपर अब मेरे को 5% एक्स्ट्रा टैक्स दे करके भेजना पड़ेगा। यानी कि पहले तो वो फीस का बर्डन पेरेंट्स के ऊपर, फिर दूसरा बर्डन ये टीसीएस का आ गया। अब ये इसको बर्डन माना जाए एक किस्म से, या फिर इससे कैसे बचा जाए? ये बहुत सारी थ्योरी है। इस वेब को थोड़ा सा, इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा सुलझाने की कोशिश। क्या लगता है आपको, ये क्या है टीसीएस? टीसीएस को बिल्कुल सरल शब्दों के अंदर कैसे समझा जाए? नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश जी का धन्यवाद कहूँगा। और आज के दिन, जैसे नवरात्रि का दिन है, मैं आप सबका शुभकामनाएं दूंगा। माता की कृपा सब पे बनी रहे। जैसे सर ने बोला था टैक्स चोरी और टैक्स की प्लानिंग, तो हम उसे टैक्स की प्लानिंग बोलते हैं। चोरी करना अलाउड नहीं है, ये अगेंस्ट हमारा लॉ है। इस पे आपको पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन भी लग सकती है। हम टैक्स प्लानिंग की बात करेंगे कि हम टैक्स प्लानिंग कैसे करें, कैसे अपने कंप्लायंसेस करें, लॉ का विधि विधान इसकी हम कैसे इसको माने। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि 1 अक्टूबर से गवर्नमेंट ने टीसीएस एप्लीकेबल कर दिया है ऑन गुड्स। अभी तक क्या हो रहा था कि हमारी गुड्स पे कोई टैक्स नहीं लगते थे, तो गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्शन के लिए अपनी
इनकम बढ़ाने के लिए, अपने कैश फ्लो बढ़ाने के लिए, तो ये एक गुड्स पे भी टीसीएस एप्लीकेबल कर दिया है। वैसे तो ये 1 अप्रैल से शुरू हो गया होता, बट बिकॉज ऑफ कोविड-19 इसको डेफर कर दिया गया है 1 अक्टूबर से। ये टैक्स आपने बताया कि गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल है, यानी कि क्या ये माने कि ये गुड्स और सर्विसेज दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है या सिर्फ गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल? सिर्फ गुड्स पे। सर्विसेज पे ऑलरेडी टीडीएस एप्लीकेबल है, जिस हिसाब से जैसे जॉब कॉन्ट्रैक्टर है तो उसकी 1% 2% लगती है, कोई प्रोफेशनल है, टेक्निकल कंसल्टेंसी है, 10% टीडीएस लगता है। उसी हिसाब से रेंटल इनकम है, कमीशन है, रॉयल्टी है, सब पे टीडीएस के प्रोविजंस हैं। अभी तक गुड्स ऐसा दायरा था जहाँ पे टीडीएस से टीसीएस का प्रोविजंस नहीं था, और जो कि हमारे हिंदुस्तान में गुड्स की काफ़ी आयात निर्यात होती है, सेल परचेज होती है, तो गवर्नमेंट का ये एक दायरा छूटा हुआ था जिसपे गवर्नमेंट ने अब टीसीएस एप्लीकेबल कर दिया है। अब ये माने कि एक जो भी टीसीएस, ये तो स्लैब्स तो अभी बाद में डिस्कस करेंगे कि किस गुड्स के ऊपर कितने % का टीसीएस इंप्लीमेंट हुआ है। क्या ये माने कि इस टीसीएस से इन्फ्लेशन रेज करेगी, क्योंकि गुड्स के ऊपर 1% टैक्स ये इंप्लीमेंटेड हो रहा है या 2% इंप्लीमेंटेड हो रहा है, जो भी स्लैब है। अब क्या ये माने कि उतने फीसद से वो जो माल है वो ग्राहक के पास, एंड यूजर के पास महंगा पहुंचेगा? क्या ये माने? और ये एमआरपी के ऊपर इंप्लीमेंटेड होगा या बिल के ऊपर इंप्लीमेंट करेगा? किसके ऊपर इंप्लीमेंट करेगा? देखिए, ये जो टीसीएस है ये इट इज़ नॉट एन एक्सपेंस, ये खर्चा नहीं है हमारा। सबसे पहली बात हमें ये है कि ये हमारे गुड्स की प्राइस इंक्रीज नहीं करेगा। ये बस ये कि आप जो टैक्स साल के अंत में आईटीआर भरने के समय देते हो, गवर्नमेंट उसको पहले आपसे लेके अपने खाते में जमा कर लेगी। जब साल के अंत में जब अपना आईटीआर भरोगे, कोई भी अपना बिजनेसमैन जो अपनी आईटीआर भरेगा वो उसको क्लेम कर लेगा। तो ये आपकी गुड्स की रेट्स को नहीं बढ़ाएगा, ये आपका खर्चा नहीं है। ये एक तरीका है टैक्स को कलेक्शन करने का, पहले कलेक्शन करने का। इसको बोलते हैं टैक्स इन एडवांस, विदहोल्डिंग टैक्स, जो कि बहुत सारे कंट्रीज में विदहोल्डिंग टैक्स के नाम पे माना जाता है। तो ये वो टैक्स है, इससे आपकी गुड्स की प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे। ये बस आपका जो चीज़ मुझे 1 साल बाद पैसा आता है, टैक्स आता है, वो गवर्नमेंट क्वार्टरली पैसा ले लेगी, अपने मंथली पैसा ले लेगी टैक्सेशन के टीसीएस के नाम पे। अच्छा, टीसीएस के नाम के ऊपर ये मंथली पैसा ले लेगी गवर्नमेंट। अब यहाँ पर टीसीएस और टीडीएस, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? इसको टीडीएस क्यों नहीं बोला गया बनस्पत टीसीएस बोला गया? देखिए, विदहोल्डिंग टैक्स 2 तरीके के होते हैं। एक होता है टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, एक होता है टीसीएस, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। मैं दोनों की आपको डिफरेंसेस बता देता हूँ। टैक्स डिडक्शन में क्या होता है, जो आपका बायर है उसकी, वो जब आपको पैसा देगा तब वो टीडीएस काट के देगा, इसलिए बोला था टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। समझो वो आपको 100 रुपये देगा तो वो 10 रुपये ऑलरेडी काट के आपको 90 रुपये ही देगा। ओके। टैक्स कलेक्शन में क्या होता है कि आपका जो सेलर है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीसीएस को कलेक्ट करना। तो यहाँ पे दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिफरेंट है। जैसे जीएसटी को कलेक्ट किया जाता है, जैसे जीएसटी आपकी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, तो जीएसटी कलेक्ट करने जो बंदा सेल करता है वो कलेक्ट करता है, और जो उसने जीएसटी पे किया है वो उसका क्रेडिट ले सकता है। तो ये क्रेडिट और डिडक्शन की जो ये है, ये बहुत पुराना है, ऐसा नहीं, ये हर लॉ में है। जीएसटी लॉ ले लीजिए, इनकम टैक्स ले लीजिए, कोई भी लॉ लोगे, ये टीसीएस टीडीएस प्रोविजंस हर जगह है। जीएसटी में भी हमारा टीसीएस का प्रोविजंस है जो कि एप्लीकेबल हो गया। जो भी हमारे ऑनलाइन है, फ्लिपकार्ट, अमेजन, वो आपके टीसीएस डिडक्ट करते हैं, जो कि आप फिर बाद में क्लेम कर सकते हो। ये क्लेम कैसे होगा? क्लेम जब आप अपना आईटीआर भरोगे, जो भी बिजनेसमैन अपना आईटीआर भरता है साल के अंत में, जैसे अभी आईटीआर की डेट 30 नवंबर है, तो जब वो आईटीआर भरेगा तो ये अपनी टैक्सेशन की क्रेडिट ले लेगा। समझिए आपकी टैक्सेशन 1 लाख रुपये बन रही थी, आपको गवर्नमेंट को 1 लाख रुपये देना था, तो आपका ऑलरेडी टीडीएस या टीसीएस 50,000 कटा हुआ है, तो आपको गवर्नमेंट को सिर्फ 50,000 ही जमा करना है। ये 50,000 का आपको क्रेडिट मिल जाएगा। ये तरीका होता है क्रेडिट लेने का। तो वो आपकी ऑलरेडी 26A में हाईलाइट करेगा और आप उसकी क्रेडिट ले सकते हो। तो उसके अंदर उसकी क्रेडिट ली जा सकती है। और जिनके बच्चे अब विदेश में पढ़ रहे हैं उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो गया कि अगर आप फॉरेन में पैसा भेजते हो, कोई भी ट्रांजैक्ट आप फॉरेन के साथ में करते हो और उस विदेश में आप पैसा भेज रहे हो, तो उसके ऊपर भी टैक्स इम्प्लीमेंटेड है।
देखिए, उसको किस नजर से देखा जाए? फॉरेन टैक्सेशन बहुत डिफरेंट है। वो आता है इनकम टैक्स में ही, फेमा रेगुलेशंस और इनकम टैक्स में हमारा सेक्शन 90 होता है उसमें। बट जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ये जो लॉ है अब 1 अक्टूबर से, ये सिर्फ गुड्स पे है। गुड्स में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को भी एग्जेम्प्ट किया गया है। तो फॉरेन में अगर आप कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो या इंपोर्ट भी कर रहे हो, उस पे ये टीसीएस जो नया है 206 सेक्शन 1H ये एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, रही बात आपकी, जो आप कह रहे हो फॉरेन में बच्चों को पैसा भेज रहे हैं, मंगा रहे हैं, उस पर टीडीएस नहीं लगता है। बाकायदा उसमें क्या होता है, जब आप फॉरेन में अपने बच्चों को भेजते हो उसकी एक लिमिट है डिसाइड कि आप इतने अमाउंट तक भेज सकते हो। उस पर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि वो आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे हो। नॉर्मली टीडीएस और टीसीएस का प्रोविजन आता है बिजनेस में। कोई पर्सनल नेचर का जहाँ पे होता है खर्चा, वहाँ पे टीडीएस और टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होता है। वहां पर टीडीएस और टीसीएस दोनों ही एप्लीकेबल नहीं है। अब बात ये आ जाती है, आपने कहा कि सेलर जो है वो बायर से टैक्स को कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट के पास सबमिट करेगा, उसके बाद जो बायर है वो उससे क्लेम कर सकता है। अब यहाँ पे मेरा सवाल ये आता है कि एक आइटम है 100 रुपए की, सेलर ने उसको बेचा। जब सेलर ने बायर को 100 रुपए की वो गुड्स बेची, तो उसके ऊपर जब टीसीएस ये इंप्लीमेंट करेगा, क्या ये इंक्लूसिव होगा? एक बात। दूसरा, अगर वो इंक्लूसिव नहीं है और एक्सक्लूसिव है, उसके ऊपर मान लीजिए, सपोज कीजिए कि 1 रुपया का उसने टैक्स लगाया, तो 100 रुपए प्लस 1 रुपया, क्या ये माने कि 101 रुपए की इनवॉइस कटेगी? वो 101 रुपए की इनवॉइस काट करके वो बिल्कुल लेगा और वो 1 रुपए का क्लेम बाद में करेगा। ये कब क्लेम कर सकता है, कितनी टाइम ड्यूरेशन के अंदर क्लेम कर सकता है, और क्या वो इनकम टैक्स जो उसका बन रहा होगा बायर का, उसमें से ऑटो एडजस्टेबल होगा, या फिर उसका जो रिटर्न बन रहा है इनकम टैक्स का, इनकम टैक्स के रिटर्न में से ये कट करके वापस वो इनकम टैक्स का आपको बैलेंस अमाउंट वापस आएगा? क्या क्या कैसे करेगा इसको, किस तरीके से इस थ्योरी को? देखिए, पहले तो इसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे कंडीशंस लगाए हुए हैं। हाँ, तो अगर हम उनको एक एक करके देखेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर अपने आप मिल जाएंगे। हाँ, तो पहले तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अगर आपकी लास्ट फाइनेंशियल ईयर 1920 जो कि 31 मार्च 2020 तक है, अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ तक है तो आपका टीसीएस ये नहीं लगेगा। यू आर नॉट एप्लीकेबल अंडर दिस सेक्शन। ठीक है। अब बात करते हैं 10 करोड़ के ऊपर वालों की। समझो आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है लास्ट ईयर, सो यू फॉल अंडर दिस सेक्शन। आप पे ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ये जो 6 महीना निकल चुका है हमारा, गवर्नमेंट ने इसके लिए कंडीशन रख दिया कि अगर आपका ये 6 महीने में 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 में अगर आपकी 50 लाख की टर्नओवर है, 50 लाख का, तो 50 लाख तक आपको टीसीएस एप्लीकेबल नहीं है, आपको नहीं काटने की जरूरत है। मेरा यहाँ पर एक सवाल है, बीच में टोक रहा हूँ। आपने कहा कि 10 करोड़ रुपए से ऊपर की टर्नओवर वाले पर ये टैक्स इंप्लीमेंट नहीं हुए, तो नीचे वाले पर। अब मेरा सवाल ये है कि बायर की टर्नओवर या सेलर की टर्नओवर? सेलर की टर्नओवर अगर 10 करोड़ रुपए से नीचे है तो वो टीसीएस नहीं काटेगा। लेकिन अब बायर इसका मतलब है जिसकी टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ रुपए से ऊपर की है। हाँ। अब बायर उसके पास जाकर के माल परचेज करता है, तो क्या उस बायर को 1% का टीसीएस उसको देना पड़ेगा? नहीं, ये टीसीएस जो है सेलर ही चार्ज करेगा। हाँ, वही बायर जब आगे बिलिंग करेगा, मेरी बात समझिए, बायर जब आगे सेलर बन जाएगा तब वो इस सेक्शन में एप्लीकेबल होगा। नहीं, अगर मान लीजिए मैं एक उदाहरण के तौर के ऊपर लूं कि विष्णु जी की एक ट्रेडिंग फर्म है, उसके अंदर उनका जो टर्नओवर है वो 12 करोड़ रुपए का है। राइट। एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब आपका जो टर्नओवर है वो 12 करोड़ रुपए का है। मैं एज अ बायर आपके पास आता हूं, मैं एक छोटा ट्रेडर हूं, आप एक होलसेलर हैं। मैं आपके पास आया, मुझे 10,000 रुपए का सामान चाहिए। अब आपका तो 12 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, यानी आप इसके बीच में फॉल करते हैं। मैं एक छोटा ट्रेडर हूं जिसकी सालाना जो टर्नओवर है वो मात्र 12 से 15 लाख रुपए की है। तो 12 से 15 लाख रुपए वाला आपके पास एक बायर आया, उसको 10,000 रुपए का सामान चाहिए। अब वो 10,000 रुपए का सामान मैंने आपसे परचेज किया, तो अब क्या 1% का या जो भी टैक्स टीसीएस परसेंटेज उस प्रोडक्ट के ऊपर इंप्लीमेंटेड होगा, क्या मैं उस 1% 2% टीसीएस को आपको पे करूंगा? नहीं,
इसमें क्या है कि 10 करोड़ वाली लिमिट बायर के लिए जी, और सेलर के लिए क्या है, उसकी 50 लाख की लिमिट है। अगर मैंने आपको 50 लाख से ऊपर का सेल किया है तभी मुझे टीसीएस आपसे कलेक्ट करने का इजाजत है। जैसे साल की 50 लाख यस, या एक बिल के ऊपर 50 लाख जैसे ही आपकी 50 लाख के ऊपर टर्नओवर जाएगी, सेल जाएगी। हाँ सेल जाएगी, ठीक है। तो मुझे जितने इनवॉइसेस है 50 लाख के ऊपर, समझे मैंने आपको 60 लाख का सेल किया है, तो मुझे 10 लाख पे आपसे टीसीएस लेना शुरू करना पड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट ने 50 लाख तक की एक रियायत दी है पर बायर। जैसे मैं हूं, मेरा 12 करोड़ का टर्नओवर है जी, मैं 50 लोगों को बेचता हूँ, जी। किसी को 40 लाख, किसी को 20 लाख, तो जब तक मेरी लिमिट पर बायर 50 लाख की है तब तक मुझे टीसीएस नहीं देना है। समझो मेरा एक बायर को मैं 70 लाख का बेचा हूँ, तो मुझे 20 लाख पे टीसीएस उसे कलेक्ट करना है, गवर्नमेंट के खाते में जमा करना है, वो सामने वाला फिर उसका क्रेडिट लेगा जब वो रिटर्न भरेगा। और अब उसकी जो, जिसको आपने 70 लाख का माल बेचा है, उसकी जो टर्नओवर है वो सपोज कीजिए कि 4 करोड़ रुपए की है। नहीं, यहाँ पे हम सिर्फ बायर का टर्नओवर देखेंगे, ये जो है उसकी टर्नओवर है, इसकी सेलर का टर्नओवर देखें। हाँ सेलर की, तो अगर समझ जैसे और आप बायर की बाइंग देखेंगे कि उस पर्टिकुलर एक फर्म से उसकी कितने की बाइंग आ रही है। 50 लाख से ऊपर है। अब ये भी हो सकता है कि वो 50-70 लाख का जिसको आपने माल बेचा, सपोज कीजिए वो 4 जगहों से भी माल ले सकता है, 15-20 लाख रुपए का, तब क्या वो फॉल करेगा आपके इस टीसीएस में? नहीं फॉल करेगा, तब वो फॉल नहीं करेगा। तो फिर इस टैक्स का पर्पस यहां पे समझ में नहीं आ रहा है कि ये पर्पस क्या है। देखिए ये टैक्स का पर्पस ये है, गवर्नमेंट चाह रही है कि गुड्स को भी टीसीएस एडवांस टैक्स के फॉर्मेट में दायरे में लेके आए। ठीक है, जो इन्होंने कानून लाया है अभी, जो इन्होंने ये नया सेक्शन लाया है, ये अभी उतना क्लियर कट नहीं है, बिकॉज कि बीच में हमारा कोविड आ गया, गवर्नमेंट को ये इसको इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी था, बिकॉज हमारे मोस्ट ऑफ द आइटम्स जो इकोनॉमी में गुड्स है ट्रेडिंग हो रहे हैं वो हमारे इस दायरे से निकले जा रहे हैं। गवर्नमेंट को अपने खर्चे के लिए, कोविड में इतना खर्चा किया है और अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए फंड्स चाहिए, वो कहाँ से लाएंगे? टैक्सेशन के थ्रू लाएंगे। तो गवर्नमेंट को इसको बकायदा 1 अक्टूबर से लागू करना पड़ा, और अब गवर्नमेंट में इसमें सजेशंस आ रहे हैं, उनके क्लैरिफिकेशंस आ रहे हैं जो कि लॉ को और क्लियर करेगा। जैसे आपके जो भी क्वेश्चंस है वो धीरे धीरे डिपार्टमेंट्स के फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑल, उनकी क्लैरिफिकेशन सर्कुलर्स, इनसे ये लॉ धीरे धीरे अब ऐसे में ही एक और सवाल मेरा ये जुड़ता है कि टीसीएस, अब आप गुड्स भी बेच रहे हो, उस पे आपकी टर्नओवर आपकी ठीक है 12 करोड़ रुपए की है, आपने जो भी इनवॉइसेस काटे उस पे अब आपके जीएसटी भी जाती है, अब एक और रिटर्न आपकी फाइल होने लगेगी टीसीएस की, अब उसका एक्सपेंडिचर फिर एक ट्रेडर के ऊपर आएगा। अल्टीमेटली जो ट्रेडर के ऊपर ये सारे बर्डन्स हैं और उसकी जो भी कॉस्टिंग है, वो कॉस्ट वो कहां से बियर करेगा? वो कॉस्ट तो अल्टीमेटली एंड यूजर के ऊपर ही तो जाएगी ना। तो इसका मतलब क्या ये माने कि एंड यूजर लास्ट के अंदर में आकर के, चाहे वो टीसीएस डायरेक्ट उसको पे नहीं कर रहा, लेकिन इनडायरेक्टली बर्डन तो एंड यूजर के ऊपर जा रहा है। वो जीएसटी का जो बर्डन है वो भी एट द एंड यूजर के ऊपर ही है। तो इसका मतलब है कि ये एक और बर्डन जो है वो कंज्यूमर के ऊपर हम मान करके चले। देखिए ये बर्डन, ये मैंने आपको पहले बताया, ये एक्सपेंडिचर नहीं है, बट ये है कि जो सेलर है उस पे एक कंप्लायंस कॉस्ट आ जाएगा, उसको हर मंथ टीसीएस जमा करना है। सबसे पहले कि इसको कैलकुलेट करके चार्ज करना है, उसका कौन कौन से बायर है जो 50 लाख के ऊपर हैं, उनसे कलेक्ट करना है, फिर उसको गवर्नमेंट के खाते में जमा करना है, फिर रिटर्न भरना है क्वार्टरली, कि सामने वाले बंदे जो बायर है उसको दिख सके उसके 26A में कि वो क्लेम कर सके। तो ये कंप्लायंस कॉस्ट एक उस पे आ गया है जो सेलर है। बट गवर्नमेंट का अगर देखा जाए तो इन्होंने ये चीज इसीलिए जो बड़े बिजनेसमैन है 10 करोड़ के ऊपर वालों के लिए रखा है कि देखो 10 करोड़ के ऊपर वाले की कंप्लायंस कॉस्ट ऐसे भी होती है, उनको टीडीएस, टीसीएस, उनके बाकी स्टाफ्स, तो उनपे एक ये नया बर्डन जोड़ दिया है टीसीएस कलेक्शन का, कि जिससे कि गवर्नमेंट को रेवेन्यूज जनरेट होता रहे। ये गवर्नमेंट ने एक रखा है कि एक टैक्स इवेशन का हमारा ये भी है कि बहुत सारे जो गुड्स की सेल परचेज होती थी तो व्यापारी टैक्स नहीं देता था, तो जब आपका टीसीएस कटेगा
तो व्यापारी को अपना रिटर्न भरना पड़ेगा, अगर आप गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। और जब रिटर्न भरेगा तब पता चलेगा कि उसने कितना का सेल किया, परचेज किया है। आज के दिन में टैक्स इवेशन को गवर्नमेंट रोकना चाह रही है, इसीलिए ये टीसीएस और विदहोल्डिंग टैक्स के प्रोविजंस ला रही है गुड्स पे भी। ओके, खैर एनीवेज इसका हो सकता है कि आगे जाकर के बुक्स के अंदर एक अच्छा फायदा देखने को मिले। हो सकता है जो क्लैरिटी गवर्नमेंट चाह रही है कि जिस तरीके से जो टैक्स की चोरी है उसको किसी तरीके से रोका जा सके, तो ये एक नया प्रोविजन इसके बीच में टीसीएस के नाम से ऐड हो गया है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। यानी कि अब गुड्स के ऊपर भी टैक्स लगेगा और ये टैक्स जो बिकवाली कर रहा है, जो सेलर है, वो सेलर बायर से इसको कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराएगा और बायर इसका क्लेम ले सकता है। अब यहां पर एक और बात आ जाती है 206C। इसके अंडर में, इस धारा के अंडर में हम ये सारा टीसीएस का मामले को समझा जाए। टीसीएस ये जो नया सेक्शन है 206C1H है। 206C में और भी गुड्स हैं जिस पे टीसीएस लगता है। ये किस किस तरीके के गुड्स हैं, कौन से गुड्स इसके बीच में शामिल किए जाएंगे, कौन से गुड्स इसमें शामिल नहीं है? देखिए, हर टैक्स के पीछे एक लॉजिक होता है। तो ये टीसीएस है, ये गवर्नमेंट ने सेलर को रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों दी है? बिकॉज जहां गवर्नमेंट को लगता है कि टैक्स एवेजन की, टैक्स चोरी की आशंकाएं हैं, गवर्नमेंट वहां पे क्या करता है, सेलर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है कि आप गुड्स बेचोगे तब आपको पहले ही टैक्स कलेक्ट करके मुझे देना है। ओके, ये मैं आपको बता दूं किस किस तरह के गुड्स हैं। जैसे आपका स्क्रैप सेल है, स्क्रैप सेल में गवर्नमेंट ने डाला क्योंकि स्क्रैप में अधिकतर क्या होता है कि बहुत बड़े अंडरवर्ल्ड डॉल और माफिया इन्वॉल्व होती है, तो उनसे टैक्स बेचने के बाद कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होती है। तो गवर्नमेंट इसीलिए सेलर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती है कि आप उनसे टैक्स कलेक्ट करके हमें जमा कराओ। उसी हिसाब से आपकी बाकी के गुड्स जो है, लीकर है, लीकर के नेचर है, आपकी टिम्बर वुड्स हैं, आपका वुड्स हो गए, तेंदू लीव्स हो गए हैं, आपका स्क्रैप हो गया है, मिनरल्स हो गए हैं जैसे कोल, लिग्नाइट, हर तरह के मिनरल्स हो गए हैं, आपके पार्किंग लॉट्स, प्लाजा। तो ये अभी हमारे टीसीएस के दायरे में अभी तक थे और गवर्नमेंट ने अब क्या किया, जनरल गुड्स को भी इस दायरे में ले लिया है ये नए सेक्शन के द्वारा, कि जिससे कि मेरे सारे गुड्स इसमें कवर्ड हो जाए। तो जनरल गुड्स का मतलब ये समझें कि अब शायद कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसके बीच में टीसीएस नहीं इंप्लीमेंट होगा। तो अब क्या ये माने कि एफएमसीजी, किचन प्रोडक्ट्स, इन सब के ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल है? गुड्स मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इनकम टैक्स एक्ट में गुड्स का डेफिनेशन नहीं है। हाँ। तो गुड्स की डेफिनेशन हमें सेल्स टैक्स एक्ट और जीएसटी एक्ट से उठानी है और उसमें हमारे गुड्स की डेफिनेशन में सारे गुड्स एप्लीकेबल है। हाँ। तो अब 1 अक्टूबर के बाद हमारे सारे गुड सेल परचेज में टीसीएस एप्लीकेबल हो गया है। बट हमें जो ध्यान देना है वो देना है थ्रेशोल्ड लिमिट 10 करोड़ की, 50 लाख की, ये हमें ध्यान देने वाली चीजें हैं। अच्छा, ये रिटर्न क्या टीडीएस रिटर्न के साथ, जो आपकी जीएसटी की रिटर्न है उसके साथ जा सकती है, उसी में ही प्रोविजन है, या अलग से इसकी रिटर्न जाएगी, अलग से इसको क्लेम करना है, अलग से इसका प्रोविजन लेकर के चलना है? टीडीएस और टीसीएस की रिटर्न एक साथ जाती है। वो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। जैसे आपकी टीसीएस की फॉर्म 27D होती है। तो ये आपकी वैसे ड्यू डेट्स जो इसके वो टीडीएस वाले ही है। आपको क्वार्टर एंड के 15 दिन के अंदर अंदर रिटर्न भरना पड़ता है टीडीएस और टीसीएस का। जैसे क्वार्टर 1 अप्रैल में जून का आपको 15 जुलाई तक भरना होता है। जुलाई अगस्त सितंबर का आपको 15 अक्टूबर तक भरना पड़ता है। उसी हिसाब से दिसंबर क्वार्टर में आपको 15 जनवरी तक भरना पड़ता है और मई वाले में आपको 15 मई तक रिटर्न भरनी पड़ती है। इस पे क्या है, पेनल्टीज भी इम्प्लीमेंटेड है? हाँ, इस पे आपकी सारी पेनल्टीज है। अगर आप टीडीएस नहीं डिडक्ट करते हो तो आप पे उस पे 1% की इंटरेस्ट है पर मंथ। अगर आपकी 15 दिन है मंथ में तो आपके पूरे मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। फ्रैक्शन ऑफ द मंथ भी आपका 1 मंथ में काउंट होगा। ओके, समझिए इसकी ड्यू डेट 7 तारीख होती है। मंथली इंटरेस्ट लगेगा। यस, समझिए आपकी ड्यू डेट 7 तारीख की है, आपने जमा किया 10 तारीख को, तो आपको पूरे महीने का इंटरेस्ट 1% एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, ये हुई नॉन डिडक्शन में। अगर आपने डिडक्ट किया है बट आपने जमा नहीं कराया तो उसकी 1.5%
है Okay, पर मंथ per month। इंटरेस्ट। ये भी मंथली कैलकुलेट होगा? ये भी मंथली कैलकुलेट होगा। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि अगर 4 दिन लेट हो गए तो सिर्फ 4 दिन का ही ब्याज लगेगा और पूरे महीने का ब्याज नहीं लगेगा, ऐसा नहीं, आपका फ्रैक्शन ऑफ द मंथ भी पूरे मंथ में काउंट होगा, मतलब पूरे month में count होगा। हाँ, फ्लैट मंथली। तो यहाँ पर आपको खास बात जो है वो ये ध्यान देने वाली है कि इसमें अगर थोड़ी सी भी अगर आपने कोताही बरती, देरी की और थोड़ा सा नेग्लिजेंसी की कि भाई चलो 2 दिन के बाद में अपन इसको सबमिट कर देंगे, डिपॉजिट करवा देंगे, 2 दिन का ब्याज लगेगा, तो यहाँ पर 2 दिन का ब्याज नहीं लगेगा, यहाँ पर पूरे महीने का ब्याज लगेगा। तो क्या इससे फिर ये भी हो सकता है विष्णु जी के ट्रेडर तो ये सोचे कि यार अब तो लेट हो ही गए, 4 दिन लेट हो गए तो पूरा महीना ही खाओ, जब ब्याज ही पूरे महीने का लगेगा तो इसका फिर पूरा फायदा उठाया जाए। तो इससे तो डिपार्टमेंट का जो टैक्स कलेक्शन है उसके अंदर भी देरी आएगी, उसका वो अपने टारगेट से पीछे हटेंगे और इधर से एक लिवरेज जो है वो लिवरेज यहाँ पर ट्रेडर को मिल जाएगी कि भाई जब ब्याज ही पूरे महीने का देना है तो फिर ठीक है, फिर हम पूरा 1 महीना ही लेट इसको सबमिट करेंगे। हाँ, श्रोता को कि इसमें सिर्फ ब्याज नहीं है, हाँ, आपकी पेनल्टी भी है, हाँ, और प्रोसिक्यूशन भी है। अच्छा। आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। वो पेनल्टी क्या है? पेनल्टी आपकी है कि आपको जो एसएससी जो आपका ऑफिसर है, हाँ, वो जितना आपने टैक्स कम डिडक्ट किया है उतने की आपको पेनल्टी लगा सकता है। जब जी आपने 10,000 टैक्स कम किया है, एक तो आप उसकी इंटरेस्ट दोगे 1% और 1.5% के हिसाब से, उस पर आप 10,000 की आपको पूरा पेनल्टी भी लग सकता है। फिर आपकी प्रोसिक्यूशन है, ओके, मिनिमम 3 मंथ्स, अच्छा, मैक्सिमम 7 years ओके, विद फाइन। अच्छा, तो मतलब गवर्नमेंट ने सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं रखा है, हाँ, एसएससी को देखते हुए कि वो टाइम पे भरे, सारा कंप्लायंस करे, गवर्नमेंट ने ये प्रोविजंस भी डाले हुए हैं कि गवर्नमेंट एसएससी ये ना सोचे कि मुझे सिर्फ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ठीक है चलो मैं 10 दिन बाद दे दूंगा, नहीं, उसके साथ आपका पेनल्टी भी है, आपका प्रोसिक्यूशन के चांसेस भी हैं। और बहुत सारे केस लॉज हैं पास्ट में जहाँ पे एसएससी ने 1 दिन का डिले किया है, उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन का केस लग चुका है। अच्छा, तो हमें टीडीएस और टीसीएस में लेक्सियस नहीं होना चाहिए, हमें इसको सीरियसली लेना चाहिए, टाइम पे भरना चाहिए कि हमें कल के दिन में पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन की मौका ना मिले। गवर्नमेंट हमें उसमें उस सब चीज़ों में ना इन्वॉल्व करे। तो आप टाइम पे कंप्लायंस करें जिससे कि आप एज अ गुड टैक्स पेयर गुड लिस्ट के अंदर, गवर्नमेंट की गुड लिस्ट के अंदर में आप आ जाएं। और यूं भी ट्रेडर्स जो हैं यूं कहें कि कहीं ना कहीं उनकी एक छवि सी जो बनी हुई है कि भाई ये तो टैक्स चोरी करते हैं और टैक्स बचाने के चक्कर में रहते हैं, तो उस छवि से थोड़ा सा बाहर निकलने की यहाँ पर कोशिश होनी चाहिए। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि ये गुड्स के ऊपर लग गया है टैक्स, सर्विसेज के ऊपर भी क्या ये एप्लीकेबल है? टीसीएस टीडीएस तो है ही है, क्या कोई ऐसी सर्विसेज भी हैं जहां पर टीसीएस जो है वो एप्लीकेबल हो? सर्विसेज ऑलरेडी हमारे टीडीएस में कवर्ड है, टोटल सर्विसेज जी। तो सर्विसेज में आपको स्कोप नहीं बचा जी। तो गवर्नमेंट के पास एक ही स्कोप बचा था, गुड्स, जो कि अभी दायरे से बाहर था जी। तो गवर्नमेंट ने इसलिए गुड्स को अपने एम्बल में लिया और उस पर टीसीएस एप्लीकेबल कर दिया। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्टार्ट कहां से होगा? क्या ये क्वार्टर इस तरीके से होगा, अप्रैल ऑनवर्ड्स, अप्रैल मई जून एक क्वार्टर इसी तरीके से कैलकुलेट होगा, या ईयर कैलेंडर के हिसाब से ये कैलकुलेट होगा? क्वार्टर आपका अप्रैल में जून Q1 होता है, क्वार्टर 1, ओके, जून जुलाई अगस्त सितंबर Q2, क्वार्टर 2, अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर 3, और जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर 4। तो ये 4 क्वार्टर्स हमारे पूरे फाइनेंशियल में होता है। फाइनेंशियल ईयर मेरा 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक। अब यहाँ पर गुड्स की एक डेफिनेशन, गुड्स की डेफिनेशन क्या प्रॉपर्टी को हम गुड्स की डेफिनेशन में ले सकते हैं? एक बिल्डर है, बिल्डर के ने अपने टावर बनाए हुए हैं, अब उसके लिए तो गुड्स जो है वो पूरे के पूरे उसके फ्लैट्स हैं, एक फ्लैट एक यूनिट जो है उसकी एक गुड्स है, अगर वो उसको सेल करता है, क्या ये बिल्डर के ऊपर भी सेम टीसीएस एप्लीकेबल रहेगा या यहां पर टीसीएस एप्लीकेबल नहीं है? देखिए, प्रॉपर्टी में गवर्नमेंट ने ऑलरेडी टीसीएस एप्लीकेबल कर दिया है। हाँ। अगर आपको जानकारी हो तो 50 लाख से ऊपर जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू है जो सेल होती है उस पे 1% टीसीएस की प्रोविजन ऑलरेडी आ चुकी है। ओके, अब ये प्रॉपर्टी के ऊपर पे जो 1% का जो प्रोविजन आया है,
ये क्या हम बायर और सेलर के एंड पे माने, या फिर जैसे सपोज करें कि किसी का इंडिपेंडेंट हाउस है, उसका काम नहीं है प्रॉपर्टी का, वो बिल्डर भी नहीं है, लेकिन अपनी वो प्रॉपर्टी को सेल करके बेच करके कहीं और लेकर के जाना चाहता है, या फिर उसके पास 2-3 प्रॉपर्टी हैं, उसमें से उसका मन है कि चलो भैया यह 2 प्रॉपर्टीज रख करके मैं क्या करूंगा, एक को सेल कर दो, कुछ पैसे आएंगे, उससे कुछ नया धंधा शुरू किया जाएगा। अब क्या उसके ऊपर भी टीसीएस एप्लीकेबल होगा? हाँ, जो ये प्रॉपर्टी पे जो टीडीएस है, ये अगर आप इंडिविजुअल बायर हो, नॉट कि आप चलो आपकी बायर और सेलर की बिजनेस है, अगर आप नॉर्मली जैसे मैं हूं, मैंने अगर अपना प्रॉपर्टी बेचा, अगर मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ऊपर है तो 1% टीडीएस सामने वाला जो बंदा खरीदेगा, ही विल डिपॉजिट टू मी। जैसे मैंने समझो उसको 50 लाख का मकान बेचा, तो वो 1% काट के बाकी का अमाउंट मुझे दे देगा। अच्छा, इस पे टीडीएस एप्लीकेबल है? हाँ, बाकी का अमाउंट मुझे टीसीएस नहीं, टीसीएस एप्लीकेबल नहीं। इस पे टीडीएस एप्लीकेबल है, 1% का टीडीएस एप्लीकेबल है, वो 1% काट करके फिर उसकी बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या अब यहां पर सवाल आता है कि टीडीएस और टीसीएस के लिए किसी तरीके की कोई रजिस्ट्रेशन, कोई सर्टिफिकेशन, कोई नंबर, इसकी जरूरत पड़ेगी? क्या वो इसको फाइल करे पहले कि जी मेरे को टीसीएस चाहिए, टीडीएस चाहिए, सर्टिफिकेशन चाहिए, ताकि मैं टीसीएस और टीडीएस काट सकूं? देखिए, टीडीएस और टीसीएस के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपके पास पैन नंबर होना चाहिए। पैन नंबर के अगेंस्ट जो बंदा टीसीएस या टीडीएस काट रहा है, उसको टैन नंबर की जरूरत होती है, जिससे कि वो टैन नंबर के अगेंस्ट वो टीडीएस और टीसीएस रिटर्न फाइल करता है। अच्छा, तो आप पैन नंबर तो मेरे हिसाब से हर बिजनेसमैन और सबके पास होगा, क्योंकि वो आईटीआर भरते हैं। तो अगर आप टीडीएस और टीसीएस काट रहे हैं या कलेक्शन कर रहे हैं, तो आपको टैन की गवर्नमेंट को अप्लाई करनी पड़ेगी। आजकल के दिन में जिसकी कंपनीज हैं, कंपनी जब आप इनकॉर्पोरेट कराते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी पैन नंबर और टैन नंबर एमसीए से उसी समय मिल जाती है जब आप इनकॉर्पोरेट करते हो। अब मेरा एक सवाल इसके अंदर ये भी है कि अब आम आदमी टीसीएस और टीडीएस सर्टिफिकेशन के लिए क्यों जाए? टैन नंबर की उसको क्या ज़रूरत है? क्योंकि ठीक है, वो इनकम टैक्स रिटर्न पे ही है, किसी की सैलरी ठीक ठाक आती है 5-7 लाख रुपए सालाना उसके पास अगर सैलरी आ रही है, उससे अगर उसने एक प्रॉपर्टी बनाई और उस प्रॉपर्टी को अगर सेल कर रहा है और उससे जो इनकम उसको जनरेट हुई, या सेल के ऊपर पे जो टीसीएस या टीडीएस की जो उसकी लायबिलिटी यहाँ पर जनरेट होती है, तो उसको इस पचड़े में जाने की क्या आवश्यकता है? क्यों जाए वो? फिर उसको टैन के लिए फिर एक अलग प्रोविजन, फिर वो सीए हायर करे, फिर वो टैन नंबर के लिए अप्लाई करे, पहले टैन लेगा, उसके बाद जाकर के प्रॉपर्टी बेचेगा। क्या प्रोविजन है? क्या इनकम टैक्स के अंदर में जब वो रिटर्न फाइल करेगा वहीं पर ही शो कर दे? देखिए, जो इनकम टैक्स लॉ है वो कंप्लायंस आपको करना पड़ेगा। मतलब आप ये नहीं बोल सकते हो कि मेरी 5 लाख की इनकम है या 50 लाख की इनकम है। कंप्लायंस इज इक्वल फॉर एवरीबॉडी। ये नहीं बोल सकते कि नहीं मुझे नहीं पता था, यू कांट से लाइक दैट। तो समझिए, आप अगर प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो तो आपको टैन नंबर की जरूरत नहीं है। सामने वाला बंदा जो परचेज कर रहा है, ही विल डिपॉजिट 1% टीडीएस ऑन योर पैन कार्ड। तो गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी के केस में क्या किया है, ये बहुत ही आम है सेल परचेज। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि सामने वाले को आपके वो पैन नंबर पे सीधा जमा कर सकता है आपकी 1% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। ओके। तो गवर्नमेंट ने इस नजरिए को देख के कि यार इससे आम पब्लिक को दिक्कतें होंगी, वहां पे गवर्नमेंट ने बहुत जगह रिलैक्सेशन दिए। बट नॉर्मल बिजनेस के लिए आपको टैन नंबर होना बहुत जरूरी है। बिना उसके आप बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। जैसे टीसीएस एप्लीकेबल हो गया, टीडीएस है आपके पास एम्प्लॉइज बहुत सारे हैं, आपको एम्प्लॉइज के टीडीएस जमा करने हैं। तो मतलब आप ये नहीं बोल सकते हो कि नहीं मेरी बिजनेस छोटी सी है, मैं नहीं लूंगा टैन नंबर। सो दैट विल नॉट सफाइज इन लॉ, यू हैव टू कंप्लाई विथ लॉ। तो यानी कि कुल मिलाकर के टीसीएस जो ये नया प्रोविजन आया है, ट्रेडर्स इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। और अगर आपकी जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ रुपए से ऊपर है और आप सेलर हैं, और अगर आप किसी एक बायर को, एक इंडिविजुअल बायर की मैं बात कर रहा हूं, उसको 50 लाख रुपए से ऊपर के अगर गुड्स बेच रहे हैं, तो ये टीसीएस आप पर इंप्लीमेंट हो जाता है, आप पर एप्लीकेबल हो जाता है। तो इसको हल्के में नहीं लेना है।
तब उसके बाद उस सेलर बायर को जब आप 50 लाख से ऊपर की जितनी की भी बिलिंग करेंगे उसके ऊपर आपका टीसीएस काटना ये जरूरी हो जाता है, ये मैंडेटरी हो जाता है, आपको काटना पड़ेगा और काट करके इसको गवर्नमेंट को जमा भी करवाना पड़ेगा हर महीने। और इसके बाद आपको मंथली जो डिपॉजिट आपने कराया है फिर इसकी एक रिटर्न आपकी फाइल होगी तिमाही महीने पे, यानी कि तिमाही हर तिमाही पर आपको रिटर्न भी फाइल करनी है और जो बायर है वो भी रिटर्न को फाइल करके इसका क्लेम ले सकता है। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि जो बायर है जिसने बाय किया है, हालांकि चाहे उसका टर्नओवर जो है वो करीब 10 करोड़ रुपए से नीचे का है, लेकिन उसकी जो बाइंग एक इंडिविजुअल सेलर से है वो 50 लाख रुपए से ऊपर की है, तब उसको क्या क्वार्टरली रिटर्न फाइल करके इसको क्लेम करना है या फिर सालाना इसको इनकम टैक्स जैसे हमारी रिटर्न फाइल होती है साल के अंत में उस समय पर सालाना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके क्या इसको क्लेम करना है? एक मेरा सवाल विष्णु जी। दूसरा मेरा सवाल यह आता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होगी वो कंपनी की फाइल होगी, वो इंडिविजुअल की फाइल नहीं होगी, उस केस के अंदर क्या होगा? ये दो सवाल मेरे। पहला सवाल की मैं आपका आंसर देना चाहता हूं, जो बायर है वो उसको क्वार्टरली फाइल नहीं करेगा रिटर्न, जो सेलर है वही करेगा सिर्फ, और वो इस टीसीएस का क्रेडिट साल के अंत में जब वो अपना आईटीआर भरेगा अपना बिजनेस का, वो जैसे भी बिजनेस कर रहा हो कंपनी में प्रोप्राइटरशिप में, तो वो उस पैन नंबर में अपना क्लेम करके अपनी आईटीआर भर देगा, उसको उतना गवर्नमेंट को टैक्स कम देना पड़ेगा। पहले सवाल का आपका आंसर ठीक है। दूसरे सवाल का, जैसे आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या प्रोप्राइटरशिप है, तो अगर आप अपना बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कर रहे हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अपना पैन कार्ड है, अपना टैन नंबर है, तो आपके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो टीसीएस कटा होगा आप उसको क्लेम कर सकते हो। अगर आप प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस कर रहे हो तो आपके प्रोप्राइटरशिप, आपके पर्सनल पैन कार्ड में आपका टीसीएस दिख रहा होगा आपके 26AS में, आप उसको क्लेम कर सकते हो। तो 26AS में आपका टीसीएस दिखना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं दिखेगा तो मिसमैच आ जाएगा, समझो आपने क्लेम कर लिया है बट 26AS में नहीं दिख रहा है, तो मिसमैच आ जाएगा, डिपार्टमेंट का आपको नोटिस आएगा, आपको जाके वहां पे जवाबदेही देनी पड़ेगी। तो कृपया करके आपके जो सेलर है उनको बोलो टाइमली रिटर्न फाइल करें। आपको 26AS में आप चेक करते रहिए हर क्वार्टर के बाद कि आपका टीसीएस दिख रहा है कि नहीं, फिर आप उसके साल के अंत में क्रेडिट लेके अपना आईटीआर भर के उसकी, अगर आपकी रिफंड बनती है रिफंड ले लो, एक्स्ट्रा टैक्स बनती है एक्स्ट्रा टैक्स दे दो, एक्स्ट्रा टैक्स ले लो। अब यहाँ पर हालांकि मुझे लगता है कि टीसीएस बहुत हद तक सभी कारोबारियों को, ट्रेडर्स को क्लियर हो गया होगा, इसमें आम जन का कोई रोल नहीं है, नौकरी पेशा वाले का भी कोई यहाँ पर रोल नहीं है। ये जो कारोबार करते हैं अभी तक, जो छोटे ट्रेडर कह लीजिए, बड़े ट्रेडर कह लीजिए, होलसेलर्स कह लीजिए, बल्क बाइंग बल्क सेलिंग वाले ट्रेडर्स कह लीजिए, उनके ऊपर ये टीसीएस एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा विष्णु जी, टीसीएस के अलावा मेरे पास 2-3 कॉलर्स के क्वेश्चन आए हैं, वो मैं जल्दी जल्दी आपसे ले लेता हूं क्योंकि समय यहां पर समाप्ति की तरफ है। मेरे पास इस समय पर राजस्थान से रामलाल जी हैं। रामलाल जी स्वागत है। इनका जो सवाल है वो मैं आपको बताता हूं। इनके पास में ऑलरेडी इन्हीं के नाम पर, रामलाल के नाम पर 2 मकान हैं। अब ये तीसरा मकान खरीदना चाहते हैं, इनके ऊपर पे टैक्स की क्या लायबिलिटी आ सकती है? मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये है, क्या ये अगर अपने नाम पर मकान ना लेकर के अपनी बीवी के नाम पर मकान लेते हैं, जो कि इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं करती हैं अभी तक, तो उनके ऊपर पे क्या टैक्स लायबिलिटीज आ सकती हैं और इसको किस तरीके से टैक्स दायरे के अंदर देखना चाहिए? देखिए, मैं पहला सवाल का आंसर जो दूंगा कि आपने तीसरा घर खरीद रहे हो, अगर उस घर की वैल्यू 50 लाख से ऊपर है, आप खरीद रहे हो, तो आपको सामने वाला सेलर का 1% टीडीएस काट के, समझो आपने 60 लाख का सामान घर खरीदा है, तो आपको 1% जो कि आपका 60,000 हुए, आपको 60,000 उसके अकाउंट में, पूरे अमाउंट पर होगा या 50 लाख से ऊपर की अमाउंट पर होगा? पूरे अमाउंट पे। अगर आपकी वैल्यू 50 लाख के ऊपर है, अच्छा, तब ये एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके। अगर आपकी वैल्यू समझे 49 लाख है, तो आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। ओके। तो 50 लाख के ऊपर के है और ये फिर पूरे वैल्यू पे कटेगा। तो ये आपका
टीडीएस का प्रोविजन है। ठीक है। और जब आप मकान खरीदते हो तब आपका जो इनकम टैक्स में आता है वो आपका एसेट्स आ जाता है। समझो आपने फिर उस पे उसको रेंट पे चढ़ाया तो आपका वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई, वो फिर अपने आईटीआर में वैसे उसको शो करके। तो तीसरा, मकान इनके नाम पर ही खरीदा है, अगर रामलाल जी अपने नाम पर ही खरीदे तो उस पे कोई वो तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत तो कुछ नहीं है, अगर आपकी उतनी इनकम है, आय है, तो फिर आप खरीद सकते हो जितना खरीदना चाहो। ठीक है। बस आपको ये प्रोविजन है टीडीएस का, खरीदने पे आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है। और अगर ये अपनी पत्नी के नाम पर खरीदते हैं जो कि रिटर्न भी फाइल नहीं करती हैं, बट उनका पैन नंबर तो होना चाहिए, नहीं अच्छा। तो फिर आप अपना रिटर्न टीडीएस कैसे जमा करोगे? अगर उनका 50 लाख से नीचे है हाँ, तब तो आपको जरूरत नहीं है टीडीएस भरने की। बट अगर 50 लाख से ऊपर वैल्यू है तो आपको टीडीएस काट के आपको जमा करानी, आपकी लायबिलिटी बनती है। तो ये लायबिलिटी यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगी। और मेरा इसी के साथ ही एडजॉइनिंग सवाल है, अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी को भी परचेज करता है तब भी क्या ये एप्लीकेबल होगा? सेम। अच्छा, तो तभी हाँ, रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज, कुछ कोई भी प्रॉपर्टी की सेल परचेज होती है तो सभी दोनों तरीके की प्रॉपर्टी के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। जी विष्णु जी, आप स्टूडियो में है और आपने ये तमाम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर इनकम टैक्स से जुड़ा या फिर किसी भी टैक्स से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो आप हमें तुरंत लिख सकते हैं। वीडियो के नीचे जो आपके पास में कमेंट बॉक्स आ रहा है उस कमेंट बॉक्स पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमारी ईमेल आईडी के ऊपर भी अपनी क्वेरी को भेज सकते हैं। market@markettimes.tv.com के ऊपर आप अपना सवाल जो है वो लिख करके भेज सकते हैं। टैक्स गुरु विष्णु आपके सवालों के साथ फिर हाजिर हो जाएंगे अगले सप्ताह शनिवार को ठीक 12 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।